Let me share PDF. Yeah, we have gone with these points. Yeah, 35. 50. I think we had taken 50 question, yeah, 53 questions. 53 questions we had got. Sir, 53 Now, questions. yeah, now we have to take 54. एंड 54. रिमेम्बर दैट कि सम क्वेश्चंस या इसमें कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में काफी ज्यादा जो कि पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो हम उसको कवर करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस रहा है। और इसके अलावा आज हमने कुछ और भी क्वेश्चंस तैयार कराए हैं। तो इसका मैंने अभी आंसर शीट शायद नहीं भेजा, जो मैंने पीडीएफ फाइल भेजा था पर है आंसर शीट नहीं भेजा है। तो आंसर शीट में कोशिश करूंगा कि मैं अभी आपको तुरंत इसका मैं भेज दूं, ताकि अगर उसमें से इस कुछ चीजें हों जो या सर, जी एक्सक्यूज मी सर। सर जी इसको सर व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं भेज सकते हैं क्या सर? मैंने भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेजा है। लेकिन सर हमें दिखाई नहीं पड़ा सर। वही आपके नाम वाला जो है ना सर। नहीं नहीं, टेस्ट सीरीज वाले व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेजा था। तो टेस्ट सीरीज में सर हम नहीं है क्या सर? अच्छा, मैं भेज दूंगा, इंडिविजुअली भेज दूंगा अगर आप नहीं होंगे। हाँ सर। मैं और भी जी जी हम मैं नहीं। भेज दूंगा। मैं तीनों ग्रुप पे भेज दूंगा, आज मैं भेज दूंगा विद आंसर, भेज दूंगा विद आंसर। अगर मैं नहीं भेजता हूँ तो मुझे एक बार आप याद दिला दीजिएगा। बिल्कुल अच्छा सर, खैर, ओके सर। क्वेश्चन नंबर जो 54 है, देखिए मैंने बताया था कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस ऐसे हैं। इधर बीच में मैंने ज्यादातर जो ऐसे क्वेश्चंस को लिए हुए हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव टेकन फ्रॉम हिस्ट्री या जनरल क्वेश्चंस। करीब मेरा टारगेट था कि 300 जनरल क्वेश्चंस आपको कराने के लिए, तो उसी पैटर्न पे ये चीजें चल रही है। हु सेड इट, किसने कहा? आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। रिमेंबर दैट, ये बात किसने कही है? ये बात रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कही है। तो जो जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है? दैट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। यू विल कम टू नो कि दिस पार्टिकुलर आंसर रॉबर्ट ब्राउनिंग, दैट द करेक्ट आंसर। इट वाज सेड बाय हुम? इट वाज सेड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज के पोएट है, ऑप्टिमिस्टिक पोएट है। उनकी वाइफ का नाम एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग रहा है, जिन्होंने पुर्तगीज सॉनेट लिखा था। रॉबर्ट ब्राउनिंग को किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है, और उन्होंने खूबसूरत ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं जिसमें प्रोस्पिके है, जिसमें इसके अलावा आप ये देखते हैं कि एक उनका माई लास्ट डचेस है, दीज थिंग्स यू फाइंड। तो इसमें जो है टेनिसन का ऑप्शन दिया गया है, मैथ्यू अर्नोल्ड का ऑप्शन दिया गया है, थॉमस हार्डी का ऑप्शन दिया गया है, ब्राउनिंग का, टी एस एलियट का। एंड रिमेंबर दैट ये जितने भी ऑप्शन दिए गए इन सब के बारे में हम लोगों ने कुछ ना कुछ बात किया, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ब्राउनिंग है। और ब्राउनिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। एक उनका स्टेटमेंट है कि गॉड इज इन हिज हेवन, ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड। ईश्वर स्वर्ग में है, दुनिया में सब कुछ बेहतर चल रहा है। ये बात भी किसने कही है? ब्राउनिंग ने कही हुई है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा कि गॉड इज नॉट इन हिज हेवन, ऑल इज नॉट राइट विद द वर्ल्ड। ईश्वर स्वर्ग में नहीं है और दुनिया में अच्छा नहीं चल रहा है। यह स्टेटमेंट किसका है? टॉमस हार्डी का है। तो बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। आप अगर एक जगह माइंड में नॉक करेंगे तो यू विल रिमेंबर इट, यू विल नेवर फॉरगेट। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, कि जब आप बात करते हैं तो यह कोटेशन किसका था? कि हु सेड आई वाज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। इट वाज सेड बाय हुम? इट वाज सेड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, इसमें ये क्या है? आपका सही आंसर है। उसके बाद है उन्हीं से ही रिलेटेड जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, हु रोट पुर्तगीज सॉनेट? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग, सी टेनिसन, डी नन ऑफ दीज, और ई टी एस एलियट। रिमेंबर दैट कि अभी अभी मैंने बताया था कि जो 55 जो पुर्तगीज सॉनेट है, इसको किसने लिखा है? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग पोएटिस भी रही है और रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ रही है। उनकी मौत रॉबर्ट ब्राउनिंग से पहले हो जाती है, और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी एक पोयम जिसका नाम क्या है? आपका प्रॉस्पिके, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, प्रॉस्पिके जो पोयम है उसका टाइटल लैटिन में है और इसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड। उस पोयम में उन्होंने अपनी वाइफ का जिक्र एक लाइन में किया है, जिसका जो लाइन है, आई शैल क्लास टू बी अगेन। उनको ये उम्मीद है कि
मैं इस दुनिया को जब छोड़ करके जाऊंगा तो मेरी मुलाकात मेरी वाइफ से होगी और मैं दोबारा अपनी वाइफ को इम्ब्रेस करूंगा। तो ये जो लाइन है, आई शैल क्लास टू दी अगेन, क्लास माने इम्ब्रेस करना, दी माने यू। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है ये बात किसके लिए कही है? ये बात रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के लिए कही है। तो रिमेंबर दैट हु रोट पुर्तगीज सॉनेट? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग रोट पुर्तगीज सॉनेट। whose wife is indirectly mentioned in प्रोस्पिके, किसकी वाइफ इनडायरेक्टली प्रोस्पिके में मेंशन है? रिमेंबर दैट कि अभी अभी मैंने जिक्र किया था कि प्रोस्पिके पोयम है, किसका पोयम है? रॉबर्ट ब्राउनिंग का पोयम है। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही जो है क्या किया हुआ, अपनी वाइफ को इनडायरेक्टली मेंशन किया है वहां पर। और वो लाइन है, आई शैल क्लास बी, क्लास माने इम्ब्रेस करना। तो 56 का आंसर जो होगा उसमें भी कौन सा आएगा? ए आएगा। तो इसका भी आंसर क्या है? ए, दैट इज ब्राउनिंग। तो हुज वाइफ इज इनडायरेक्टली मेंशन इन प्रोस्पिके? रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 है, विच टाइप ऑफ पोएम हैज वन स्पीकर हु स्पीक्स थ्रू आउट द पोएम एंड अदर कैरेक्टर्स वर्क एज लिसनर? ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक लिरिक, ड्रामेटिक आयरनी, इंटीरियर मोनोलॉग। ऑलरेडी वी नो कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है यही सही आंसर है। तो 57 का जो सही आंसर है वह कौन सा है? आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। कई बार मैंने इसको एक्सप्लेन किया और मैंने आपको बताया कि विच टाइप ऑफ पोएम हैज वन स्पीकर हु स्पीक्स थ्रू आउट द पोएम? ड्रामेटिक मोनोलॉग इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। इसमें एक स्पीकर होता है जो थ्रू आउट पोएम स्पीक करता है और सारे कैरेक्टर्स जो है लिसनिंग का काम करते हैं। जिसका एक एग्जांपल आप जो है टेनिसन का यूलिसिस ले सकते हैं और साथ ही साथ रॉबर्ट ब्राउनी का माई लास्ट डचेस। ये दोनों जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के खूबसूरत एग्जांपल है। ड्रामेटिक लिरिक भी एक टाइप है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, लेकिन उसमें स्पीकर पोयट होता है, ना कि कोई थर्ड पर्सन होता है। ड्रामेटिक लिरिक में पोयट खुद स्पीकर होता है। ड्रामेटिक लिरिक का जो एग्जाम्पल है वह क्या है? वह आपका टिंटन अबे है। कई बार ये बात हुई है, टिंटन अबे में वर्ड्सवर्थ स्पीकिंग का काम करते हैं, उनकी सिस्टर लिसनर का काम करती है। टिंटन अबे ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। ड्रामेटिक आयरनी कोई इस तरह से नहीं, आयरनी जिसमें आयरनी यूज कर दिया जाएगा वही आपका ड्रामेटिक आयरनी होगा, वो एक फॉर्म कोई फॉर्म नहीं है। लेकिन इंटीरियर मोनोलॉग का खूबसूरत एग्जांपल कौन सा? लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह जो है अगर आपको याद होगा, इट हैज बीन रिटन बाय हुम? इट हैज बीन रिटन बाय टी एस एलियट। तो इंटीरियर मोनोलॉग का एग्जांपल क्या है? इंटीरियर मोनोलॉग का एग्जांपल लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक, वहां से हम देख सकते हैं। और जो इंटीरियर मोनोलॉग होता है उसमें अगर आप देखेंगे, यू विल रिमेम्बर दैट कि ज्यादातर उसमें जो बातें होती हैं या जिन चीजों को लेकर के जिक्र किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली यू विल कम टू नो कि उसमें हम ज्यादातर उन चीजों को देखते हैं जो एक इंटरनल सिचुएशन है, जो हमारी मना स्थिति है उसको लेकर के जो है, जो हमारा इनर कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के बात की जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, which type of the poem has poet as speaker and remaining character as listener? किस तरह के पोयम में जो है, which type of poem, किस तरह के पोयम में has poet as speaker, कि पोएट स्पीकर का काम करता है और रिमेनिंग कैरेक्टर लिसनर का काम करते हैं। अभी अभी ऊपर ही जिक्र हुआ था, आप ये बता सकते हैं दैट इज व्हाट? दैट इज अ ड्रामेटिक लिरिक। ये आपका क्या है? ड्रामेटिक लिरिक है। तो 58 में जब आप देखते हैं कि विच टाइप ऑफ द पोयम हैज पोएट एज स्पीकर and remaining characters as listener, then you find what? Then you find कि ये dramatic lyric का example है। 58 का B, that is an example of what? That is an example of dramatic lyric. So in this way you come to know 56, 57, 58, ये सब या जितना भी इधर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में जुड़े हुए हैं कि ड्रामेटिक लिरिक क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, इंटीरियर मोनोलॉग क्या है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ का क्या नाम है? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। पुर्तगीज सोनेट किसने लिखा? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा। यह स्टेटमेंट किसने कहा? आई वाज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट, इट वाज सेड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो आप देख रहे हैं सब का सब। अब देखिए अभी हमने आपसे जिक्र किया था इंटीरियर मोनोलॉग और उसका खूबसूरत एग्जांपल लव सॉन्ग ऑफ द अल्फ्रेड प्रूफ्राक, एंड नाउ यू आर गेटिंग इट। 59 में आप इसको देख रहे हैं कि love song of J. Alfred Prufrock is an example of what? It is an example of interior monologue. यह किसका एग्जाम्पल है? इंटीरियर मोनोलॉग का। तो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। so you can just get these points here. Now question number 60 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ला विली डेम्स एज मर्सी इज रिटन बाय कीट्स, बिल्कुल सही है। लिरिकल बैलाड इज अ जॉइंटली वर्क ऑफ एस.टी. कॉलेरिज एंड वर्ड्सवर्थ, ये भी सही है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज अ पोएम ऑफ कीट्स, दिस इज रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज अ पोएम ऑफ whom, इट्स अ पोएम ऑफ एस.टी. कॉलेरिज, इसका मतलब सी हमारा गलत है। और उसके बाद जितना भी है जो आप और देख रहे हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग स्ट्रक्चर, क्वाट्रेन, स्टैंजा फॉर्म, रिफ्रेन, ABCB, राइम पैटर्न, शॉर्ट स्टोरी इन वर्ड्स आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 60 का जो डी ऑप्शन है वो पूरा बैलेट का डिफिनीशन बता रहा है। बैलेट का डिफिनीशन क्या होता है? बैलेट में क्वेश्चनिंग आंसरिंग स्ट्रक्चर होता है, क्वाट्रेन स्टैंजा फॉर्म होता है, रिफ्रेन होता है, ABCB राइम पैटर्न होता है। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड कि यही उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। और आगे क्या बता रहे हैं कि बैलेट केम फ्रॉम वर्ड बैलारे विच मीन्स मूविंग सॉन्ग, अभी शायद कल भी हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है उसमें ज्यादातर किसको लेकर के बात की गई है? उसमें ज्यादातर बैलेट को लेकर के बात की गई। एंड यू आर गेटिंग मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स की इसमें क्या रहा। अभी तक मैंने बताया था कि ये ज्यादातर जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू आर गेटिंग फ्रॉम वेयर, यू आर गेटिंग फ्रॉम पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को लेकर के वहां बात किया गया था। तो उनमें से सब चीजें रही हैं। मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 60 को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ला विली डेम सांस मर्सी इज रिटन बाय कीट्स, बिल्कुल सही है। लिरिकल बैलाड इज अ जॉइंटली वर्क ऑफ एस.टी. कॉलेरिज एंड वर्ड्सवर्थ, बिल्कुल सही है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज द पोएम ऑफ कीट्स, ये रॉन्ग है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर किसका पोएम है? एस.टी. कॉलेरिज का पोएम है। और डी को समझना जरूरी है कि बैलाड में क्वेश्चन आंसरिंग स्ट्रक्चर होता है, क्वाट्रेन स्टैंजा फॉर्म होता है, रिफ्रेन होता है, ABCB राइम पैटर्न होता है, शॉर्ट स्टोरी इन वर्ड्स, शॉर्ट स्टोरी जो कि इस बैलाड का डिफिनेशन है कि बैलाड इज अ पोयम या इट है शॉर्ट स्टोरी, मीन्स अगर आप देखेंगे कि अ शॉर्ट पोयम इन नैरेटिव फॉर्म, जो कहा जाता है कि बैलाड इज अ शॉर्ट पोयम, एक छोटी सी पोयम होती है और जिसमें नैरेटिव फॉर्म में होती है, या बैलाड इज अ पोयम विच कंटेन्स की एक छोटी कहानी उसमें चलती है। इट्स नॉट द लॉन्ग नैरेटिव पोयम बट शॉर्ट नैरेटिव पोयम, उसका डिफिनेशन होता है। और बैलेट केम फ्रॉम वर्ड बैलारे विच मीन्स मूविंग सॉन्ग, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, एंग्लो सेक्शन कवर्स द पीरियड 450 से 1066, बिल्कुल सही है। बियोल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एपिक, बिल्कुल सही है। और हमें पता है कि बियोल्फ अंग्रेजी का पहला एपिक है, और यह किसका एग्जांपल है? प्राइमरी एपिक का एग्जांपल है। और जो एपिक होता है वह दो तरह से होता है, एक प्राइमरी एपिक होता है और एक आपका सेकेंडरी एपिक होता है। तो यहाँ पे किसको लेके बात हो रही है कि बियोल्फ प्राइमरी एपिक का एग्जांपल है। इसके अलावा होमर का इलियड एंड ओडिसी वो भी प्राइमरी एपिक का एग्जांपल है। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेंट सेकेंडरी एपिक का एग्जांपल है। द प्रील्यूड जो है सेकेंडरी एपिक का एग्जांपल है। वर्जिल का एनीड जो है सेकेंडरी एपिक का एग्जांपल है। तो ये कॉमन बातें विच वी नो। लेकिन अगर आप देखेंगे कि द राइटर ऑफ बियोल्फ इज अननोन, बिल्कुल सही। अगर कभी क्वेश्चन आता है बियोल्फ के राइटर का क्या नाम है, तो बियोल्फ का राइटर जो है अननोन है। क्यों? इट्स अ टीम वर्क, या टीम वर्क है, किसी एक को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है। इट इज द फर्स्ट एपिक इन इंग्लिश, यस, अंग्रेजी का यह पहला एपिक रहा। इट इज द फर्स्ट, बियोल्फ के बारे में ही बात चले, इट इज द फर्स्ट एपिक इन इंग्लिश, बिल्कुल सही है। होमर्स इलियड एंड ओडिसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट प्राइमरी एपिक ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है कि दुनिया का पहला प्राइमरी एपिक का जो एग्जाम्पल है वह कौन सा? होमर का इलियड एंड ओडिसी है। साइन वुल्फ वाज द लीडिंग पोएट ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड, दिस इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। साइन वुल्फ वाज द लीडिंग पोएट ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। अगर आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 61 में मैंने कई ऑप्शन लिया है केवल आपको ये बताने के लिए कि हाँ आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाए, जिसमें ऑप्शन जी वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साइन वुल्फ जो है वह लीडिंग पोएट एंग्लो सेक्शन पीरियड के हैं, जो 450 से 1066 तक है। जिस पीरियड में आपका क्या आया हुआ था? जिस पीरियड में आपका बियोल्फ आया हुआ था। तो साइन वुल्फ वाज द लीडिंग पोएट ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड, नॉट एंग्लो नॉर्मन पीरियड। और जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है वह 1066 से शुरू होता है और 1350 में उसकी क्लोजिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 61 तक ज्यादातर जो चीजें रही हैं वो किससे जुड़ी रही हैं? वह आपका यू विल कम टू नो की पोइट्री से जुड़ा रहा है। अब जो चीजें चलेंगी आई थिंक वो शायद दैट इज अ पार्ट ऑफ ड्रामा का है। 62 से जो शुरू हो रहा है वो ड्रामा
वो समझ में भी आ रहा है। और जिसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा एक रॉन्ग है। मिरेकल प्ले बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ सेंट्स, मोरालिटी प्ले बेस्ड ऑन, एक्सक्यूज मी या सर, 60 का जो ये क्वेश्चन है लास्ट वाला, इसका जी ऑप्शन है, तो इसमें सर करेक्ट क्या होगा? साइनो 60 वाज का द जो लीडिंग जी पोएट ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड, ओके एंग्लो सर, थैंक यू। सैक्सन, यहाँ पे एंग्लो नॉर्मन है, यू हैव टू राइट एंग्लो सैक्सन। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। मिरेकल प्ले बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ सेंट्स सही है, मोरालिटी प्ले बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ जीसस क्रिस्ट ये गलत है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और मैं आपको ये बता दूं, ये आप नोट कर लीजिएगा कि मोरालिटी प्ले का जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है उसका नाम है एवरी मैन। एवरी मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी प्ले। और जिस तरह से जो है बियोल्फ के राइटर का नहीं पता, उसी तरह से एवरी मैन जो मोरालिटी प्ले है उसके राइटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा चीज, जो मोरालिटी प्ले है यह जो है किसकी लाइफ पर आधारित होता था, कॉमन राइटियस मैन, जो कॉमन राइटियस मैन होते थे उनकी लाइफ को लेकर के बात की जाती थी। मिरेकल प्ले में किसकी लाइफ को लेकर के बात की गई है, सेंट्स की लाइफ को। तो कुछ अगर आप लीजिए या ना लीजिए, मिरेकल प्ले सेंट्स की लाइफ, मोरालिटी प्ले जो कॉमन राइटियस मैन होते थे उनकी लाइफ को, जो मिस्ट्री प्ले है वह किसकी लाइफ को, मिस्ट्री प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट। तो ये बात ये सही है, सी जो है मिस्ट्री प्ले किसकी लाइफ पर था, जीसस क्रिस्ट की लाइफ पर। तो इसका मतलब 62 में अभी जो ऑप्शन बी है वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मोरालिटी प्ले जो था या किस पर आधारित था, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कॉमन राइटियस मैन, उनकी लाइफ को लेकर बात होती है। और जो एवरी मैन है वह मोरालिटी प्ले का खूबसूरत एग्जाम्पल है। इसके अलावा दे रहा है इंटरल्यूड कॉमिक रिलीफ आर इन लैटिन बिटवीन द प्ले। बिल्कुल, इंटरल्यूड जो है यह सब मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले के साथ में ही आता है। और जो इंटरल्यूड है यह कुछ नहीं बल्कि अगर आप देखेंगे कि यह क्या है, यह एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिटवीन द प्ले, या इंग्लिश में उसी को क्या हम कह सकते हैं, कॉमिक रिलीफ। तो इंटरल्यूड का ऑप्शन सही है। एवरी मैन फर्स्ट मोरालिटी प्ले बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन सही है। और एवरी मैन जो फर्स्ट मोरालिटी प्ले है इसके राइटर के बारे में पता नहीं है कि हु इज द राइटर, मींस अननोन है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। अगर आप ये देखेंगे कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, एज से रिलेटेड है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350 सही है, एज ऑफ 64 1350 से 1400 बिल्कुल सही है, डार्क मिडिल एज 1400 से 1450 सही है, रिनेशा 1453 से 1660। रिनेशा का इसको इसलिए लिया गया है कि इसमें 100 साल रिनेशा एज ऑफ रिवाइवल, लेकिन जब भी रिनेशा की बात होती है तो 1453 में शुरू होता है, जॉन मिल्टन तक जब तक चला नहीं जाता तब तक रिनेशा की बात होती। क्यों? क्योंकि जॉन मिल्टन को इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा कहा जाता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कैरोलिन एज 1625 से 1649, कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1680, यही गलत है। जो ऑप्शन एच है वो गलत है। क्यों गलत है? कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1680 नहीं है बल्कि 1649 से 1660 है। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि सारी बातें सही हैं, लेकिन 63 का ऑप्शन एच गलत है। और उसका क्या होना चाहिए, 1649 से 1660। कॉमनवेल्थ जो पीरियड है इस समय दो लोग आते हैं जो डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे, उनमें से एक लोगों का नाम था ओलिवर क्रॉमवेल, वो 1649 से 1658 तक इंग्लैंड में रूल करते हैं। दूसरे लोग का नाम है आपका रिचर्ड क्रॉमवेल, वो 1658 से 1660 तक आते हैं। 1658 से 1660 तक, 60 में उनकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद दोबारा इंग्लैंड में ऑटोक्रेसी आती है, किंग की वापसी फ्रांस से होती है, तो और उसी समय से रेस्टोरेशन एज शुरू हो जाता है। तो जो 1660 है वो किसके लिए फेमस है, रेस्टोरेशन एज के लिए फेमस है, रेस्टोरेशन एज की शुरुआत के लिए फेमस है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें क्लियर हो गई हैं। मैं 63 को मैं चलूं। यस ओके, यहाँ से मैं थोड़ा सा एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब आप एंग्लो नॉर्मन पीरियड की बात करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है
कि अभी हम लोगों ने जो मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले और इंटरल्यूड की बात किए हैं, वो किस एज में आते हैं? एंग्लो नॉर्मन पीरियड में आते हैं, मतलब उसकी शुरुआत वहीं से होती है। ये जब चौसर किसके लिए फेमस है? चौसर के लिए फेमस है, और हीरोइक कपलेट उन्हीं के जमाने में आया हुआ है, और फादर ऑफ उनको इंग्लिश पोइट्री भी कहा गया है। स्पेंसरियन स्टैंजा, सॉरी चौसरियन स्टैंजा भी चौसर या एज ऑफ चौसर में हुआ था। डार्क मिडिल एज में कोई काम नहीं हुआ था, इसलिए उसको डार्क मिडिल एज कहा जाता है। जहां तक रिनेशा की बात होती है, तो आपको ये पता है कि रिनेशा एक बड़ा मूवमेंट था, पैन यूरोपियन मूवमेंट था। उसमें बहुत सारे बदलाव आए थे। एक सबसे बड़ा बदलाव तो जो है जियोग्राफिकल फील्ड में हुआ कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी, वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज 1498 में की थी। दूसरा बदलाव जो है क्या होता है आपका, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में होता है। कॉपरनिकस और टालेमी का आप कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं। साइंस के फील्ड में डिस्कवरीज होती है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। जो रिनेशा था उसकी जो शुरुआत मानी जाती है 1453 ईस्वी से, तुर्कों ने जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया, और आपको पता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल वाज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। इसके अलावा अगर आप उस एज में देखेंगे, जो वो जमाना रहा है, जो आपका मीन्स रिनेशा था, उस रिनेशा में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। विलियम कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस का लाना, तमाम डिस्कवरीज, इन्वेंशन, चेंजेस यू फाइंड, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म आता है, इंडिविजुअलिज्म आता है, पैट्रियटिज्म आता है, कल्ट ऑफ ब्यूटी आती है, दीज थिंग्स यू आल्सो फाइंड। उसके बाद वही जो आपका रिनेशा है, यही रिनेशा जो है इटली से शुरू होता है 14 सेंचुरी में, फ्रांस में आता है 15 सेंचुरी में, इंग्लैंड में आता है 16 सेंचुरी में। जब रिनेशा इंग्लैंड में आता है तो वो जमाना शेक्सपियर का या क्वीन एलिजाबेथ का था, और वो 1558 से 1603 तक। उसके बाद रिनेशा आगे बढ़ता है तो जैकोबियन एज आता है, जो 1603 से 1625 था। जैकोबियन एज के बाद कैरोलिन एज 1625 से 1649। कैरोलिन एज के बाद कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660। इस तरह से आप देखेंगे जो कॉमनवेल्थ पीरियड है, यह जमाना किसका था? मिल्टन का था। तो वो चीज बात यहाँ पे जो रखा गया है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि रिनेशा पूरे यूरोप में कब से 1450 से लेकर के 1660 तक वह बिल्कुल था। और रिनेशा की जो एक एग्जैक्ट डेट है वो क्या है? 1453 विद द अटैक ऑफ तुर्क ऑन कॉन्स्टेंटिनोपल। ये चीज आपको देखने को मिलती है। एलिजाबेथन एज, क्वीन एलिजाबेथन का जमाना था 1558 से 1603। इसमें आप देखते हैं शेक्सपियर को, फ्रांसिस बेकन को, एडमंड स्पेंसर को, सर फिलिप सिडनी को, बहुत बातें हुई, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जैकोबियन एज अभी कल मैंने एक्सप्लेन किया था, किंग जैकब या जेम्स फर्स्ट के नाम पे रहा है। और आप देखेंगे उस समय जो है जॉन डन का आना कल अभी एक्सप्लेन हुआ था। जॉन डन पोइट्री के फील्ड में, जिनका मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री रहा है। और इसके अलावा ड्रामा में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के बड़े राइटर बेन जॉनसन का आना हुआ था। तो जैकोबियन एज। इसके अलावा आप देखते हैं कैरोलिन एज। जो कैरोलिन एज था उसमें आपने को मैंने बताया था कैवालियर पोएट्स, जो अपने आप को सन ऑफ बेन के नाम से जानते हैं, जिनका एक सिद्धांत था कार्प डीम या सीज द डे। और कैरोलिन एज में सिविल वार का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। थिएटर बैन कर दिया गया था 1642 में, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1643 ईस्वी में। और इसके अलावा आप ये देखते हैं कि किंग चार्ल्स फर्स्ट की हत्या 1649 में कर दी जाती है। कॉमनवेल्थ पीरियड के बारे में आपको जहां तक मैंने अभी डिस्कस किया था, ओलिवर क्रॉमवेल का आना। और एक चीज कब होता है? 1649 में, जब चार्ल्स फर्स्ट की हत्या होती है। और ओलिवर क्रॉमवेल 1649 से 1658। फिर उसके बाद रिचर्ड क्रॉमवेल 1658 से 1660। फिर सारा मामला खत्म हो जाता है, किंग की वापसी होती है फ्रांस से इंग्लैंड को, और वह जमाना रेस्टोरेशन एज। तो कॉमनवेल्थ जो पीरियड है यह 1660 तक है, ना कि 1680 तक। इसका मतलब आपको जो करेक्शन करना है, किसमें करना है? इसमें करना। 1649 से 1680 की जगह क्या करना? 1649 से 1660 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1660। ये आपका राइट आंसर है। तो ये चीज आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। किसी की अगर कोई क्वेरी हो इस क्वेश्चन को लेकर के, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, डेटा है, तो मैं उसको लेके बात कर सकता हूँ, या मैं आगे चलूँ? क्लियर है सर, आगे चलिए। ठीक है, ओके। क्लियर है सर। नाउ क्वेश्चन नंबर करो सर। 64 है जी। सर प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी? थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ। जो प्रिंटिंग प्रेस है वो 1473 ईस्वी में सबसे पहला बुक जो है आपका आता है द रिक्यूल के नाम से आता है। और प्रिंटिंग प्रेस का वही आना होता, वही पहली बुक पब्लिश होती।
उसके बाद आप देखेंगे कि धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चौसर। चौसर को लेकर के कौन सी चीज इसमें सही नहीं। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हिस्ट्री से रिलेटेड आपको बहुत सारा चीज एक जगह मिल रहा है। कौन सा चीज है कि ही इज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, बिल्कुल सही है। और ये टाइटल उनको किसने दिया हुआ है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने, चूंकि मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि विद चौसर आर रियल पोइट्री स्टार्ट आर बिगिन। उसके बाद आप देखते हैं कि चौसर को और क्या क्रेडिट दिया जाता है? फादर ऑफ इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर। पहली बार इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर किसी ने दिया तो चौसर ने दिया। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फादर ऑफ इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर। दूसरा पॉइंट है कि ही इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक कपलेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, बिल्कुल सही है। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार बात किया था कि जो हीरोइक कपलेट है उसको सबसे पहले चौसर ने यूज किया हुआ है, और किस किताब में? लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। बाद में उन्होंने उसको कैंटरबरी टेल्स में भी यूज किया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि जो हीरोइक कपलेट है यह पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स होता है, आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। हीरोइक कपलेट को चौसर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जॉन ड्राइडेन ने इसको जो है पॉपुलर बनाया। किसने पॉपुलर बनाया? जॉन ड्राइडेन ने। और इसको परफेक्ट किसने बनाया है? यू विल कम टू नो कि परफेक्शन अलेक्जेंडर पोप ने किया अलेक्जेंडर हुआ है। ये चीज आप या और ये जो है आपका हीरोइक कपलेट रहा है, किस एज का आइडियल मीटर था? इट वाज एन आइडियल मीटर ऑफ रेस्टोरेशन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी और ऑगस्टन एज। मतलब 1660 से लेकर के 1785 तक हीरोइक कपलेट आइडियल मीटर बना था। कौन सा डेट माना जाएगा? 1660 से लेकर 1785 तक। ये जो है क्या था? यह आपका आइडियल मीटर था फ्रॉम 1660 टू 1785। यह एक आइडियल मीटर के रूप में रहा। तो ये जितने भी पॉइंट्स है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चौसर, तो यू आर गेटिंग दीज थिंग्स कि he introduced heroic couplet for the first time in Legend of Good Women, prologue to Canterbury Tales. तो all these things you have to remember. और जो ऑप्शन बी है उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा कि फादर ऑफ इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर। इंडिविजुअल कैरेक्टर किसको कहते हैं? टाइप कैरेक्टर। इंडिविजुअल कैरेक्टर वह कैरेक्टर होता है जो ग्रुप में, समूह में, भीड़ में भी अपनी अलग पहचान बनाए, उसको इंडिविजुअल कैरेक्टर कहा जाता है। टाइप कैरेक्टर वह होता है जो एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, पूरे एक ग्रुप का लीडर होता है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको टाइप कैरेक्टर। मतलब उसी के जैसे सबके सब होंगे। तो एक पार्टिकुलर चीज होता है, जैसे अगर जो है मैं कहूँ कि कोई टीचर है और वह टीचर भी है और टीचिंग उसका है, 100 टीचर है, लेकिन उनमें से कोई एक टीचर ऐसा है जो कि काफी अच्छा प्लेयर क्रिकेट का भी है, तो उसकी जो डेजिग्नेशन है, जो आइडेंटिटी है, वह टीचिंग है, लेकिन उसके अंदर एक टैलेंट और है, वह क्या? ही इज अ गुड क्रिकेटर। तो ऐसी कंडीशन में वह किसका एग्जाम्पल होगा? इंडिविजुअल कैरेक्टर का एग्जाम्पल होगा। दूसरा कौन एग्जाम्पल होगा? टाइप कैरेक्टर का। जो टाइप कैरेक्टर है वह किस चीज का एग्जाम्पल होगा? टाइप कैरेक्टर का एग्जाम्पल वह होगा, आप ये समझिए कि जो पूरे एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करे। जैसे अगर जो है अगर आप कहते हैं कि कर्नल, तो कर्नल जो होंगे वह आर्मी का एक पोस्ट है। कर्नल का जो यूनिफॉर्म होगा, कर्नल का जो अपना ड्रेस होगा, वो इंडिया में जितने भी कर्नल होंगे जब वो अपने पोस्ट पर होंगे तो उसी यूनिफॉर्म में होंगे। तो एक कर्नल जो है आर्मी पर्सन है और वह उस समाज के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो यह चीज क्या कही जाती है? यह चीज आपका, आप यू कैन जस्ट से कि व्हाट इज दिस? दिस इज अ टाइप कैरेक्टर। उसके बाद ऑप्शन डी है प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स इज हिज मास्टरपीस। या प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स उनका मास्टरपीस है, इंग्लिश में लिखा गया है और उसमें उन्होंने मिडलैंड डायलेक्ट का यूज किया हुआ है। उसमें वो एक लाइन बोलते हैं कि अप्रैल इज द मंथ ऑफ सन एंड शार, जिसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो टी.एस. एलियट के द वेस्टलैंड में वही लाइन आती है कि अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। तो दोनों में अंतर है, एक में अप्रैल इज द मंथ ऑफ सन एंड शार और टी.एस. एलियट ने द वेस्टलैंड में कहा अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे कि जो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है, इसका जो सबसे पहला कैरेक्टर है नाइट है, जो एक आइडियल कैरेक्टर है। नाइट एक अच्छे सिंगर भी है, उसको लेकर के, और इसमें उन्होंने लाइट सटायर का यूज किया हुआ है। जो कैरेक्टर्स है वो किसका जो है दर्शन करने जाते हैं, वो जो है टॉमस बेकेट के श्राइन में जाते हैं।
और इसमें देर आर 30 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग द पोएट, पोएट को शामिल करके 30 कैरेक्टर्स है। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। और पोएट ने आयरनी का यूज किया है, सटायर का यूज किया, सटायर में लाइट सटायर है, और जो उस समय का रिलीजियस सिचुएशन था उसको लेकर के उन्होंने जो है वहां पे चीजों को बताया हुआ है। और उनके कैरेक्टर को लेकर के जॉन ड्राइडन कहते हैं हियर इज गॉड्स प्लेंटी, यहाँ पर गॉड की अधिकता है, ये बात उन्होंने कही, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। तो दीज थिंग्स यू फाइंड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ही इज नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ये गलत है, ऑप्शन ई गलत है। चासर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा कहा गया है, चासर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा। स्पेंसर को चाइल्ड ऑफ रिनेशा। और जहां तक बात आती है इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा, तो इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा जो कहा गया है वो किसको कहा गया है, जॉन मिल्टन को कहा गया है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो रिफॉर्मेशन है, रिफॉर्मेशन और रिनेशा दोनों मूवमेंट साथ में चलते हैं। जो रिनेशा है वह पॉलिटिकल मूवमेंट था, रिनेशा वॉज अ पॉलिटिकल मूवमेंट आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। बहुत सारा चेंजेस लाया रिनेशा ने, लेकिन जो रिफॉर्मेशन था इट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट, इट वाज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट। और जो रिफॉर्मेशन है, यू विल कम टू नो कि रिफॉर्मेशन का ये कहा जाता है कि जो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन रहे हैं वो जॉन वाइक्लिफ थे। हु वाज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा, जॉन वाइक्लिफ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा चौसर, बट मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जॉन वाइक्ली। ये दोनों चीजें आप, और ये चीजें क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, जो इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन रहे हैं वो कौन रहे हैं, इवनिंग ऑफ स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ये जो है जॉन बनियान को कहा जाता है। तो आप ये चाहे तो इसे समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा, पहले मैं रिनेशा को लेके तीनों बात कर रहा हूँ। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा जोफ्रे चौसर, चाइल्ड ऑफ रिनेशा स्पेंसर, इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा जॉन मिल्टन। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज जा रही है मेरी? यस सर। यस सर। अच्छा, मुझे लगता है मैडम की साइड से प्रॉब्लम। तो मैं ये बता रहा था कि जब आप रिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो रिफॉर्मेशन में मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है, क्योंकि वो जो है उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन इंग्लिश लैटिन से इंग्लिश में किया 1382 ईस्वी में। और इसकी वजह से उनको एक तरह से कहा जाए कि कैपिटल पनिशमेंट दिया गया था। दूसरा चीज आप ये देखते हैं कि जॉन वाइक्लिफ के द्वारा स्टार्ट किए गए काम को जो है और लोगों ने आगे बढ़ाया, जिसमें जॉन परवे भी आते हैं और लोग भी आते हैं। लेकिन जो रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट था या प्यूरिटन एज में अपने पीक पर, अपने क्लाइमैक्स पर होता है। और प्यूरिटन एज में एक प्रोज राइटर, बड़े प्रोज राइटर आते हैं जिनका नाम जॉन बनियान है, जो जॉन मिल्टन के कंटेम्प्रेरी थे। और वहां पर आप ये देखेंगे कि उनको जो है क्या कहा गया, इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा गया। नेक्स्ट ऑप्शन है ही रोट इन 3 लैंग्वेज। ही का मतलब चासर, चासर ने 3 लैंग्वेज में लिखा था। बेशक उन्होंने 3 लैंग्वेज का यूज किया, फ्रेंच में, लैटिन में और इंग्लिश में। अगर ये क्वेश्चन आता है कि चासर ने इंग्लिश की कौन सी लैंग्वेज का यूज किया है, तो उन्होंने मिडलैंड डायलेक्ट का यूज किया हुआ है। ही इज द फर्स्ट स्टोरी टेलर इन इंग्लिश लिटरेचर। यस, इंग्लिश लिटरेचर को पहले स्टोरी टेलर है, यह बात बिल्कुल सही है, द फर्स्ट स्टोरी टेलर इन इंग्लिश लिटरेचर। इस क्वेश्चन नंबर 64। तो यू फाइंड दिस थिंग कि ए बी सी डी ई एफ जी एच ए जितने भी है ये सब चीजें वहां पे सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट के बारे में क्या सही नहीं है। जस्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या 64 का सबको क्लियर हो गया, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नो सर। या कोई क्वेरी? क्लियर है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 65। जी शादा। 63 में सर वो रिलायंसा जो लिखा है 1453 से, नहीं, हाँ 1453
तो सर इंग्लैंड में जो आता है 16th सेंचुरी में, हाँ और यहाँ पे लिखा है कि रिनेसा बिगन विद द अटैक ऑफ तुर्क ऑन कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। जी जी। तो रिनेशा जो है वो केवल इंग्लैंड में नहीं, सबसे पहले रिनेशा इटली में आया था ना। तो रिनेशा की जब भी बात की जाती है वो इटली से लेकर के बात की जाएगी ना। अभी मैंने आपको यही बताया था कि रिनेशा स्टार्टेड विद द अटैक ऑफ तुर्क ऑन कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। तो ये जो बात होती है इटली की बात होती है। इटली से रिनेशा फ्रांस में जाता है 15 सेंचुरी में, उसके बाद इंग्लैंड में जाता है 16 सेंचुरी में। तो ये जो रिनेशा है ये पूरे यूरोप की डेट को लेकर के यहाँ बात की गई है कि पूरे यूरोप में जब ये बात होती है कब से शुरू होता है, ये हमें पता होना चाहिए कि 1453 क्यों फेमस है, क्या रीजन है। ओके सर, थैंक यू। ठीक। फिर यू फाइंड वर्ड की Excuse me, ही sir. रोट इन जी सर ये इवनिंग स्टार ऑफ रेनेशा से जॉन बनियान ही उतर रहे हैं। हाँ, ये इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन हो गया, जॉन बनियान सर। जॉन बनियान। इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशन, जॉन मिल्टन। ओके सर, ओके थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 है विच व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट के बारे में क्या सही नहीं है। यू विल कम टू नो कि जो हीरोइक कपलेट को जो लेकर के बात की जा रही कि क्या सही नहीं है। तो आप देखेंगे कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चौसर, यह बात सही है। अभी अभी इट वाज मेड पॉपुलर बाय ड्राइडन, ये बात भी सही है। इट वाज परफेक्टेड बाय अलेक्जेंडर पोप, ये बात भी सही है। इट इज इन आयाम्बिक पेंटामीटर, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन, ये भी बात सही है। इट हैज 5 फीट और 10 सिलेबल, ये भी सही है। इट वाज एन आइडियल मीटर ऑफ रेस्टोरेशन, ऑगस्टन एज एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये भी सही है। इट हैज पास आर्ट सेसरा, ये भी सही है। इट हैज टू टाइप्स, क्लोज्ड एंड रन आर्ट, ये भी सही है। इट इज अनराइम्ड वर्ड फॉर्म, ये गलत है। तो जो आपका इसका आंसर है वो चीज जो है ये है। और आप ये समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा इसको करने में वो करेंगे, और अगर आपने ये कर लिया तो आप ये समझिए कि हीरोइक कपलेट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। क्या बात कही गई है कि हीरोइक कपलेट में क्या क्या, मैं फिर से शीट को थोड़ा सा बैक ले जाऊंगा। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो इट वाज इंट्रोड्यूस बाय चासर, ये सत्य है, चासर ने इसको इंट्रोड्यूस किया, ये सत्य है। और दूसरा क्या था, इट वाज मेड पॉपुलर बाय ड्राइडन, ये भी सत्य है, जॉन ड्राइडन ने इसको पॉपुलर बनाया रेस्टोरेशन एज में, ये बात भी सत्य है। इट वाज परफेक्टेड बाय अलेक्जेंडर पोप, ये भी सत्य है। और इट इज इन आयाम्बिक पेंटामीटर, ये भी बात सही है। आयाम्बिक पेंटामीटर का मतलब 5 फीट और 10 सिलेबल, और जो 5 फीट या 10 सिलेबल है आयाम्बिक पेंटामीटर, इसका सीधा सा एक ही मतलब है। वह कौन सा मतलब है कि इट इज इन आयाम्बिक पेंटामीटर एंड दिस आयाम्बिक पेंटामीटर मीन्स कि 5 फीट और 10 सिलेबल। और जो आयाम्बिक का मतलब है पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होगा, दूसरा सिलेबल स्ट्रेस होगा, इसीलिए लिखा गया है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। अगर जिससे सिलेबल की जानकारी वो जानते हैं कि जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका जो पहला सिलेबल होता है वह अनस्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस होता है। ये किस मीटर में है, वो आयाम्बिक मीटर में है। तो अगर कभी भी आयाम्बिक का डिफिनीशन पूछता है तो आयाम्बिक मीन्स अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। नेक्स्ट है इट हैज 5 फीट और 10 सिलेबल, यस इट हैज 5 फीट और 10 सिलेबल। इसमें कितना 5 फीट या 10 सिलेबल है, बिल्कुल। और मतलब जो 5 फीट और 10 सिलेबल होता है। और फिर इट वाज एन आइडियल मीटर ऑफ रेस्टोरेशन, ऑगस्टन एज एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी, बिल्कुल सही। रेस्टोरेशन एज का मतलब एज ऑफ जॉन ड्राइडन। और इवन रेस्टोरेशन एज में ही एक वर्क आता है जॉन ड्राइडन का, एब्सलम एंड एचिटोफेल, जो हीरोइक कपलेट में लिखा गया। ऑगस्टन एज में भी यह आइडियल मीटर रहा है। ऑगस्टन एज में अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था रेप ऑफ द लॉक, जो हीरोइक कपलेट में है। एशियन मैन, एशियन क्रिटिसिज्म, डंसियार्ड। और इसके अलावा आप देखते हैं कि एन इपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनॉट, ये सब पोयम है अलेक्जेंडर पोप की जो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। इट हैज पास और सेजरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। पास या सेजरा जो होता है ये क्या होता है, आप ये समझिए कि जो पास या सेजरा है, यू विल कम टू नो कि यह जो है कामा, एक पंक्चुएशन का मार्क होता है, कामा को लेकर के बात कही जाती है। तो यह पास या सेजरा है। इट हैज टू टाइप्स, क्लोज एंड रन ऑन, बिल्कुल यह दो तरह का होता है, क्लोज या रन ऑन होता है।
इट इज अनराइम्ड वर्ड फॉर्म या अनराइम्ड वर्ड फॉर्म होता है। ये चीज गलत है। अनराइम्ड हीरोइक कपलेट हमेशा राइम्ड होता है और ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड होता है। अगर कभी भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीरोइक कपलेट और हीरोइक कपलेट के अलावा आपका ब्लैंक वर्ड, तो ब्लैंक वर्ड अनराइम्ड होता है लेकिन हीरोइक कपलेट राइम्ड होता है। ये हम सबको याद किए रहना चाहिए, नेवर फॉरगेट। तो अगर ये चीज क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे कि ऑप्शन बहुत ज्यादा दिया जा रहा है? क्योंकि एक एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीजें मिल जाती है, इसलिए ऐसा रखा गया है। नो सर, नहीं नो सर, सर, एंजॉय कोई कर रहे हैं, दिक्कत बहुत मजा आ रहा है सर। ऐसी बहुत क्लास अच्छा में है। मुश्किल से मिलेगी। ऐसा लग रहा अच्छा है पूरी ठीक है, हिस्ट्री ठीक। तैयार हो रही है, हैंड टू हैंड। बहुत बढ़िया है सर। जी जी जी। तो नहीं। क्वेश्चन यस नंबर सर, यस। 60, या क्वेश्चन नंबर 66 है, विच इज नॉट द फीचर ऑफ एपिक। एपिक का कौन सा इसमें फीचर नहीं है? एपिक इज द शॉर्ट नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड। 66 का ये ही गलत है। मतलब एक गलत का मतलब कि यही सत्य नहीं है। क्यों? हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स व्हाइल बैलड इज अ शॉर्ट नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स। जो ये डिफिनीशन दिया गया ये बैलड का है, यह एपिक का नहीं है। अभी मैंने आपको इसके पहले ही बैलड को लेकर के बात बताई थी। तो एपिक इज अ शॉर्ट नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स। जो एपिक है यह शॉर्ट नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स है। और ये गलत है। और इसकी जगह क्या होना चाहिए कि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव। व्हाट होना चाहिए? द राइट आंसर इज लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी। तो इसका मतलब कि जो पहला है इसमें यही इसी चीज को, इसके बाद जितनी भी पॉइंट्स हैं सब जो है सही है। इट हैज ग्रांड स्टाइल एंड एलिवेटेड थॉट। यस, जो एपिक होता है वह ग्रांड स्टाइल में होता है, उसका एलिवेटेड थॉट होता है। इट हैज टू टाइप्स, प्राइमरी एपिक एंड लिटरेरी एपिक। अभी इसके हम लोगों ने बात किया था कि प्राइमरी एपिक का एग्जांपल इंग्लिश में पहला एपिक बियोल्फ रहा है। दुनिया में प्राइमरी एपिक का पहला एग्जांपल होमर का इलियड एंड ओडिसी रहा है। लिटरेरी एपिक का एग्जांपल इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, उसके अलावा आपका द प्रील्यूड, ये सब फेमस है, बहुत सारे हैं। और पहला एग्जांपल दुनिया का लिटरेरी एपिक का वर्जिल का एनीड रहा है। तो इट हैज टू टाइप्स, प्राइमरी एपिक एंड लिटरेरी एपिक। फिर कह रहे कैरेक्टर्स आर क्वाजी डिवाइन फिगर, या एपिक के जो कैरेक्टर्स होते हैं क्वाजी डिवाइन फिगर। क्वाजी डिवाइन फिगर उसमें उनका जो कैरेक्टर्स होता है उसमें सिलेस्टियल ब्यूटी नजर आती है। सिलेस्टियल ब्यूटी क्या इंडिकेट करता है कि ऐसा लगता है कि ईश्वर की विशेष अनुकंपा उनके ऊपर होती है। ऐसे कैरेक्टर्स को क्वाजी डिवाइन फिगर। वेदर यू टेक रामायण, वेदर यू टेक महाभारत, यू आल्सो कम टू नो कि श्री कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स जो है महाभारत में देखने को मिलती है। रामायण में जो है लॉर्ड रामा का और तमाम लोगों का उनका अपना देखेंगे कि ब्लेसिंग किसके किसके ऊपर, और फिर जो है जिससे उनकी लड़ाई होती है वो भी किस उच्च कोटि के लोग रहते हैं। इस तरह की चीजें जो है, तो ऐसी चीजों को लेकर के लिखा गया है। उसके बाद है ई है वर्जिल्स एनीड इज द first literary epic of the world. It was imitated by Milton and translated by Henry Howard Lovelace। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, कई बार पूछा जा चुका है। वर्जिल का एनीड दुनिया का पहला लिटरेरी एपिक है। इसको रोल मॉडल बनाया था किसने? जॉन मिल्टन ने। और इसको ट्रांसलेट किसने किया था? हेनरी होवर्ड अर्लाफ ने किया हुआ था। So you come to know Henry Howard Lovelace। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इनमें से कौन सा एक मिसमैच्ड है? एडमंड स्पेंसर। तो आई थिंक कि क्वेश्चन नंबर 66 क्लियर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और एक चीज मैं ये भी बात करना चाहूंगा कि जो वर्जिल का एनीड है इसका ट्रांसलेशन ब्लैंक वर्स में किया गया है। और ब्लैंक वर्स में हेनरी होवर्ड अर्लाफ ने किया 1540 में। बुक सेकेंड, बुक 4 कई बार बताया जा चुका है। और इस यहीं से ही एक और क्वेश्चन बनता है कि ब्लैंक वर्ड्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ब्लैंक वर्ड्स को सबसे पहले हेनरी होवर्ड अर्लाफ ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सर विच ये ऑफ द फॉलोइंग, लिटरेरी एपिक को ही सेकेंडरी एपिक कहते हैं ना सर? यस यस, लिटरेरी एपिक को सेकेंड। ओके सर, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। इनमें से कौन सा एक मिसमैच है? एडमंड स्पेंसर एमोरिटी बिल्कुल सही है। एमोरिटी उनका कलेक्शन ऑफ सॉनेट है। जॉन डन हॉली सॉनेट्स, उनका ये भी सही है, उनका कलेक्शन ऑफ सॉनेट रहा है। जॉन मिल्टन आहिज लाइन सही है। विलियम वर्ड्सवर्थ का डडन सॉनेट सही है रिवर के नाम पर। रॉबर्ट ब्राउनिंग पुर्तगीज सॉनेट ये रॉन्ग है। आपको ये पता है, अभी कई बार डिस्कस हो चुका है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं बल्कि उनकी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, या एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग
उसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है, हु कंपोज्ड मिल्टन ऑन लंदन 1802? मैथ्यू अर्नोल्ड नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ यस, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया हुआ है। उन्होंने क्या किया हुआ है? मिल्टन ऑन लंदन 1802, जिसमें वो जॉन मिल्टन की तारीफ करते हैं और कहते हैं मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आर्ट, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार ड्वेलिंग अपार्ट करके, ये लाइनें उन्होंने बोली हुई है। पेट्रार्च को फादर ऑफ सॉनेट कहा जाता है। सर थॉमस यार्ड ने सॉनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। तो ये सब कुछ और ऑप्शन है जो मैंने आपसे जिक्र किया है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर नाम का सॉनेट लिखा, तो सॉनेट से रिलेटेड मैंने बातें यहाँ पे आपसे की हुई है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? टॉर्टल्स, मिससेलेनी, सर थॉमस यार्ड एंड सरे, या ये उन्हीं का वर्क है। टॉर्टल्स, मिससेलेनी, सर थॉमस यार्ड और हेनरी हार्डर लव सरे का वर्क है। ऑन शेक्सपियर, मैथ्यू अर्नोल्ड यस, पाइट ब्यूटी, जीएम हॉपकिंस यस, कर्टल सॉनेट, जीएम हॉपकिंस यस, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, सर फिलिप सिडनी का यस, डेथ शैल नॉट बी प्राउड, जॉन मिल्टन, ये गलत है। डेथ शैल नॉट बी प्राउड ये गलत है। ये किसका होना चाहिए? जॉन डन का होना चाहिए। इसमें आपको ज्यादातर चीजें पता है, कई बार इसका रिवीजन हो चुका है, इसलिए आपको किसी भी तरह का कोई पेन नहीं लेना, बल्कि आपको उसको रिवाइज करके फिर से एक बार समझ लेना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच टॉर्टल्स मिससेलेनी कलेक्शन ऑफ सॉनेट है, जो 1557 में पब्लिश हुआ। सर थॉमस यार्ड और हेनरी होवर्ड अल्लाह सरे ने इसको काम किया था, और पब्लिशर कौन था? टाटन था, उसी के नाम पे इसका नाम टाटस मिससेलेनी रखा गया। सर थॉमस यार्ड ने सॉनेट को इंट्रोड्यूस इंग्लैंड में कराया है, और हेनरी होवर्ड अल्लाह सरे ने सॉनेट की बॉडी में परिवर्तन लाया। क्या परिवर्तन लाए थे? उन्होंने 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट का यूज किया हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे ऑन शेक्सपियर। सर ये मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम ऑन शेक्सपियर है। देखिए ये जो सिर्फ शेक्सपियर है। देखिए एक चीज मैं बता दूं, जो मैथ्यू अर्नोल्ड ऑन शेक्सपियर का मिल्टन का है। मिल्टन की है। लेट मी टेल यू वन पॉइंट। ये मैंने जब आपको इसके पहले जितना था उसमें बार बार मैंने बताया था कि शेक्सपियर के नाम से उन्होंने केवल शेक्सपियर सॉनेट लिखा हुआ है, लेकिन शीट में लगातार आन वहां से चला आ रहा है। तो जो ऑप्शन इसमें है, आपका अगर ये चीज जो यहाँ पे आ रहा है आन, अनडाउटली ये आन नहीं होना चाहिए था, केवल शेक्सपियर होना चाहिए मैथ्यू अर्नोल्ड का। लेकिन इसमें जो ऑप्शन में है कि डेथ शैल नॉट बी प्राउड, यही ऑप्शन गलत है, और यह ऑप्शन किसका है? जॉन डन का है। ये चीज मैंने अपनी पहले वाली भी क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था बार बार कि जो ऑन शेक्सपियर है वो ऑन शेक्सपियर ना होकर शेक्सपियर। तो इसका मतलब ये सारे ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन को लेके जो बात होगी वह केवल एफ है। एफ गलत है। क्यों गलत है? यह बिल्कुल सही है कि डेथ शैल नॉट बी प्राउड ये कोई सॉनेट जॉन मिल्टन का नहीं रहा है, बल्कि यह किसका सॉनेट रहा है? जॉन डन का रहा है। जहां तक बात आप लोग ये कर रहे हैं ऑन शेक्सपियर, तो आप लोग बिल्कुल सही है, वो ऑन शेक्सपियर ना होकर शेक्सपियर रहा है। लेकिन जो ऑन शेक्सपियर है ये लगातार मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका था, इसलिए मैं उस पर इंफेसिस नहीं किया दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए। ये केवल शेक्सपियर ही होगा, आप इसको फिर से करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि शीट में एक बार हर जगह आन आन आया हुआ था, इस वजह से यहाँ पर भी वो चीज आन आया रहा। और शेक्सपियर ने जो लिखा हुआ है वहां पे जी सर एक और क्वेश्चन था, जो आप बताए हैं स्पेंसर को चाइल्ड ऑफ रेनेसां। हाँ सर लेकिन आपके बुक में मैकियावेली को बताया है, जिन्होंने प्रिंसेस देखिए लिखा है। जो मैकियावेली को वहां पे जो है जो चाइल्ड ऑफ रेनेसां दिया गया है वो पार्टिकुलर चीजें रही हैं। लेकिन अगर आप W.J. लॉन्ग को जो वो चीज को आपको नहीं जाना जो आज की डेट में बात की गई। ये क्वेश्चन मुझसे एक बार मुझे याद है कि शिल्पी मैडम ने शायद मुझे किया था, उस समय भी मैं जो है क्या था कि इस चीज को लेके कंफ्यूज था। लेकिन अगर आप देखेंगे W.J. लॉन्ग और जितने भी बड़े क्रिटिक्स हैं उन्होंने जो है एडमंड स्पेंसर को ही चाइल्ड ऑफ रेनेसां कहा हुआ है। तो चाइल्ड ऑफ रेनेसां का जो ऑप्शन है उसमें कोई ऐसा डाउट नहीं। जो बात अभी बताई गई है वो चीज आपको लेके चलना है कि हाँ ये चीज अभी बताया गया है। हाँ अगर वो चीज वहां पे लिखा गया तो उस चीज आप करेक्शन कर लीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं। जी दूसरा चीज है सर स्पेंसर भी दिया गया है, लास्ट में सब दिया गया है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे कि व्हाट इज कर्टर सॉनेट 10.5 लाइंस कर्टर सॉनेट है। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं कि कर्टर सॉनेट को जीएम हॉपकिंस लाते हैं और 10.5 लाइंस को हम क्या कहते हैं? कर्टर सॉनेट कहते हैं। तो कर्टर सॉनेट का एग्जांपल क्या है? पाइट ब्यूटी है। और जेरार्ड मैनले हॉपकिंस जो है पहले पोएट है। किसके पहले पोएट है? पहले पोएट मॉडर्न एज के हैं, और उन्होंने जो है स्प्रंग रिदम को जन्म दिया, थियरी ऑफ एस्केप को जन्म दिया, कर्टर सॉनेट को जन्म दिया। कर्टर सॉनेट 10.5 लाइंस को कहा जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? एडमंड स्पेंसर इज नोन एज पोएट्स पोएट, ये सही है। द टाइटल वाज गिवन बाय चार्ल्स लैम्ब, सही है। एडमंड स्पेंसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ बाय सर फिलिप सिडनी, ये बात भी सही है। स्पेंसर रोट एन एलिजी इन टाइटल एस्ट्रोफेल ऑन द सैड डिमाइज ऑफ सिडनी, ये भी सही है। ही रोट एमोरिटी कलेक्शन ऑफ 90 सॉनेट्स, ऑप्शन ई गलत है। एक पॉइंट सही है, एक पॉइंट गलत है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या एक पॉइंट सही है। ही रोट एमोरिटी, ये सही है। कलेक्शन ऑफ सॉनेट, ये भी सही है, लेकिन इसमें 88 सॉनेट था, ना कि 99 था। कितना सॉनेट रहा? 88। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ही रोट एमोरिटी कलेक्शन ऑफ 88 सॉनेट, ये जो होगा आपका क्या होगा? 88 सॉनेट होगा, ना कि 99 सॉनेट या 90 सॉनेट। एमोरिटी इज डेडिकेटेड टू हिज बिलव्ड एलिजाबेथ बॉयल, बिल्कुल सही है। एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन आर मैरिज सॉन्ग कंपोज्ड बाय स्पेंसर, ये भी सही है। तो आपको एक ही क्वेश्चन में स्पेंसर की सारी बातें पता चल गई हैं कि स्पेंसर को पोएट पोएट कहा गया। ये टाइटल किसने दिया हुआ है? ये टाइटल चार्ल्स लैम्ब ने दिया है। एडमंड स्पेंसर को क्वीन एलिजाबेथ के दरबार में कौन इंट्रोड्यूस कराता है? सर फिलिप सिडनी कराते हैं। और स्पेंसर रोट एन एलजी इन टाइटल एस्ट्रोफेल ऑन द सैड डिमाइज ऑफ सिडनी, यस। He wrote Amoriti collection of 88 sonnets, yes. Amoriti is dedicated to his beloved Elizabeth Boyle, yes. Epithalamion and Prothalamion are marriage songs composed by Spenser, yes. फिर उसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन नंबर 72 आप ये समझिए कई बार पूछा जा चुका है और मैंने आपको इसको डिस्कस भी किया था, अगर आपको याद होगा। या एक्सक्यूज मी सर, सर एक क्वेश्चन आया था 2016 में पूछा गया था, हु इज कॉल्ड पोएट ऑफ 19th सेंचुरी, तो सर इसमें किसको लिखेंगे? अब देखिए, अगर ये जो पोएट आया था 19th सेंचुरी में मैडम, तो उस समय जब आपने देखा क्या क्या ऑप्शन दिया था, आपको वहां पे ऑप्शन रहा होगा और आपने ये चीज सॉल्व पेपर में ही देखा होगा। सर वर्ड्सवर्थ है और एक दो पोएट और थे, वो ध्यान नहीं है, हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे। तो वो एक क्वेश्चन कंफर्म नहीं हुआ था मुझे। अच्छा, कंफर्म नहीं हुआ तो आप भेज दीजिए। देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पोएट 19th सेंचुरी का किसको कहा जाएगा, तो वर्ड्सवर्थ से बड़ा पोएट 19th सेंचुरी का कोई नहीं रहा है। ऑप्शन में अगर आप देखिएगा, मैं ऑप्शन इसलिए जानना चाहता था, और क्या नाम दिया गया वर्ड्सवर्थ को, उनसे बड़ा कोई पोएट हुआ ही नहीं। और पोइट्री को जब ये कहा गया कि रोमांटिक एज इज द गोल्डन एज ऑफ पोइट्री, तो उसके पीछे क्रेडिट वर्ड्सवर्थ और कॉलेज को ही था जी। तो आप ये चीज भेज दीजिएगा एंड आई विल चेक इट। और वैसे जो है, अगर इस तरह की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 19th सेंचुरी का पोएट किसको कहा गया, तो ये तो हर सेंचुरी में बन जाएगा, 20th सेंचुरी में भी बन जाएगा, उसमें इस तरह का चीजें रही है। बट आप देखिएगा जो है ये है पीबी शैली, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सेंट कॉलवेल। सेंट सर लास्ट इसके ऑप्शन से पीबी शैली, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सेंट कॉलरिज, एसटी कॉलरिज। नहीं एसटी कॉलेज तो नहीं। देखिए, ये जो है वर्ड्सवर्थ के साथ होना चाहिए, लेकिन अगर पोएट लिरिसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाएगी, ध्यान में रखिए मेरी बात, मैंने आपको बताया था पीबी शैली से बड़ा लिरिसिस्ट कोई नहीं है। अगर लिरिसिस्ट के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन किसी ने सेट किया होगा, तो ये यही चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था दूसरे ढंग से कि जो 19th सेंचुरी का जो रहा है रोमांटिक एज, उसमें सबसे बड़े लिरिसिस्ट जो है कौन रहे? पीबी शैली रहे। इवन इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े लिरिसिस्ट माने जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन लिरिसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके दिमाग में रहा होगा, सेट करने वाले के दिमाग में, तब तो पीबी शैली होगा। और अगर ये क्वेश्चन होगा कि नहीं रियली में पोएट, चूंकि लॉरियटशिप जो मिला हुआ था वो शैली को नहीं मिला था। शैली को जो है, अगर जो यंग जनरेशन के जितने भी लोग थे, कीट्स तो बहुत जल्दी मर जाते हैं, शैली भी बहुत जल्दी मर जाते हैं। जो कद विलियम वर्ड्सवर्थ का था, इवन रॉबर्ट सटे की मौत के बाद उनको लॉरियटशिप मिलता, जो कद उनका था उतना बड़ा कद किसी दूसरे पोएट का नहीं था। इसलिए ये इस लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या होना चाहिए? विलियम वर्ड्सवर्थ ही होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर क्या है? 70। हाँ, क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट इज इक्लॉग? डिवीजन ऑफ सॉनेट। जी मैडम, मुझे पूछना चाहती हूँ कि who considered Wordsworth as a high priest of nature? ये क्वेश्चन आया हुआ था मैडम, मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, आज भी किसी ने डाला था। अब अभी थोड़ा सा चलने दीजिए, वरना थोड़ा दूसरे दिशा में हम लोग जाएंगे। जैसे अभी मैं खत्म करूं, मैं बात करूंगा इसको, इस तरह की चीज।
व्हाट इज इक्लोग? डिवीजन ऑफ सोनेट, डिवीजन ऑफ लिरिक, डिवीजन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, डिवीजन ऑफ पेस्टोरल पोएम। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो इक्लोग है डिवीजन ऑफ पेस्टोरल पोएम से रिलेटेड है। हाँ, इसको मैंने पहले भी आपसे बात किया था कि एडमंड स्पेंसर ने शेफर्ड्स कैलेंडर लिखा हुआ है, वह इक्लोग में डिवाइड है, तो डिवीजन ऑफ पेस्टोरल पोएम। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, which of the following is incorrect? Spenserian stanza is a 9-line stanza, सही है। फर्स्ट 8 लाइन्स आर इन आयाम्बिक पेंटामीटर एंड 9 इन हेक्सामीटर, ये भी सही है। इट्स राइम स्कीम इज ए बी बी सी बी सी सी। स्पेंसरियन स्टैंजा इज एन इमिटेशन ऑफ एरिस्टोस अटवा राइमा। हाइमन इज अ गॉड ऑफ मैरिज एंड क्यूपिड गॉड ऑफ फ्रेंडशिप। 73 में ई गलत है, बाकी जितने ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो सब सही है। क्यों? हाइमन इज अ गॉड ऑफ मैरिज, ये तो सही है, लेकिन क्यूपिड गॉड ऑफ फ्रेंडशिप ना होकर के गॉड ऑफ लव है। क्यूपिड को गॉड ऑफ लव कहा जाता है। जो काम देवता का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ इंडिया में है, वही ग्रीक में जो है क्यूपिड है। तो आपको ये चीज समझना है। मैं फिर से बता दूं, 73 में जो स्पेंसरियन स्टैंजा इज अ 9-line स्टैंजा, बिल्कुल सही है। फर्स्ट 8 लाइन्स आर इन आयाम्बिक पेंटामीटर, ये भी सही है। एंड जो 9 लाइन्स है वो हेक्सामीटर में। आयाम्बिक पेंटामीटर का मतलब 5 फीट और 10 सिलेबल, हेक्सामीटर का मतलब 6 फीट और 12 सिलेबल। इट्स राइम स्कीम इज ए बी बी सी फिर सी, ठीक है। स्पेंसरियन स्टैंजा इज एन इमिटेशन ऑफ एरिस्टोस अटवा राइमा, सही है। हाइमन इज गॉड ऑफ मैरिज एंड क्यूपिड गॉड फॉर फ्रेंडशिप, यहाँ पे तब्दीली करने की जरूरत है, गॉड ऑफ लव होंगे। तो ये वाला चीज आपको ध्यान में रखना है। हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिजाबेथन एज, ये चीज पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ नोबल एंड क्विजेंट नेशन राउजिंग हरसेल्फ लाइक अ स्ट्रांग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेक हर इनविंसिबल लॉक्स। ये स्टेटमेंट जॉन मिल्टन का है और कोई बात नहीं करनी है, तो सीधे आपको जॉन मिल्टन पर जाना है। और जॉन मिल्टन ने ये बात कही हुई है किसके बारे में? एलिजाबेथन एज के बारे में। इन विच पोएम स्पेंसर टॉक्स अबाउट द कंट्री साइड ब्यूटी ऑफ इंग्लैंड? एक्सक्यूज मी सर, जी इसको सर थोड़ा सा डिक्टेट कर दे सर, एक्सप्लेन कर दे सर। नोबल एंड क्विजेंट नेशन, देखिए इसमें जो उन्होंने कहा कि अ नोबल एंड क्विजेंट नेशन, उस जो राष्ट्र था उस समय गौरवशाली राष्ट्र बन रहा है। और कह रहे राउजिंग हरसेल्फ लाइक अ स्ट्रांग मैन, और उसकी अपनी जो फेम है वह लगातार बढ़ रही, राउज कर रही, कैसे? एक मजबूत आदमी की तरह। आफ्टर स्लीप, स्लीप का मतलब कि रिनेशा से पहले का जो पीरियड है, रिनेशा से पहले के जो पीरियड था उसके बाद क्या था? स्लीपिंग की कंडीशन में था। जैसे ही रिनेशा आया तो लोग अवेकनिंग कंडीशन में आए। और कहते हैं शेख हर इनविंसिबल लॉक, और वह क्या कर रहा है? इनविंसिबल लॉक, अजय, जिसको जीता ना जा सके, वह उसको जो है अपने उस सारे लॉक को जो है क्या कर रहा है? खोल रहा है। जहां जहां उसकी पहुंच नहीं थी वह हर जगह अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। ये बात किसके बारे में? क्वीन एलिजाबेथ और उनकी एज के बारे में किसने कहा है? जॉन मिल्टन ने कहा है। उसके बाद आपका आता है कि इन विच पोएम स्पेंसर टॉक्स अबाउट कंट्री साइड ब्यूटी ऑफ इंग्लैंड शेफर्ड्स कैलेंडर। इसको मैं कई बार बात कर चुका हूँ, बार बार रिपीट करने। एमोरिटी उनका कलेक्शन ऑफ सानेट रहा है, एपिथैलेमियन, प्रोथैलेमियन, सेल्फ मैरिज सॉन्ग रहा है। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट फेरी क्वीन? फेरी क्वीन के बारे में कौन सा चीज सही नहीं? इट्स अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन एपिकल मैनर, सही है। इट इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, यह गलत है। ऑप्शन बी गलत है। क्यों? फेरी क्वीन जो है 6 कंप्लीट बुक में है, 7वीं इनकम्प्लीट है। तो फेरी क्वीन जब भी बात होती है 6 कंप्लीट एंड 7 इनकम्प्लीट। इट इज इन 6 बुक्स। First 3 books was complete in Kilcolman in 1589 and other 3 books in 1595. It is an allegorical poem, बिल्कुल सही। तो फेरी क्वीन को लेकर के ये जितनी बातें हैं, इनमें से अगर आप ध्यान में रखिएगा तो ये सब चीजें रही हैं। कौन कौन सी चीजें रही हैं? कि इट्स अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन एपिकल मैनर, इट्स डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, नो। 6 कंप्लीट और एक आपका लास्ट इनकम्प्लीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सर फिलिप सिडनी? सर फिलिप सिडनी के बारे में क्या चीज सही नहीं है? ही वॉज अ कोर्टियर एज वेल एज पोएट, सही है। ही कंपोज्ड आर्केडिया, अ पेस्टोरल रोमांस interposed with eclogues in which shepherds and shepherdess sing of the delight of rural life, बिल्कुल सही। एक आर्केडिया कई बार पूछा जा चुका है। आर्केडिया इज अ पेस्टोरल रोमांस, किसने लिखा? सर फिलिप सिडनी ने। ही इज द एपोलॉजी फॉर पोइट्री, ये एपिलॉजी जहां पे है एपोलॉजी होना चाहिए, APO स्पेलिंग होना चाहिए। ही इज द एपोलॉजी फॉर पोइट्री जनरली कॉल्ड डिफेंस ऑफ पोइट्री इज द फर्स्ट क्रिटिकल एसे इन इंग्लिश, ये कई बार पूछा जा चुका है। एपोलॉजी फॉर पोइट्री
या डिफेंस ऑफ पोएजी किसने लिखा है, यह क्रिटिकल, और इसी में उन्होंने पोएट को सीयर या प्रॉफिट कहा है। ये किसने लिखा है, ये आपके दिस मैन ने लिखा। दिस मैन का मतलब जिसके बारे में हम लोग लेके बात कर रहे हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे कि इट वाज रिटन इन रिस्पांस टू अ पैम्फलेट बाय स्टीफन गोसन कॉल्ड द स्कूल ऑफ एब्यूज। ये भी बहुत, ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है कि जो एपोलॉजी फॉर पोइट्री है, यह जो है जवाब देने के लिए सर फिलिप सिडनी ने लिखा था। किसको जवाब देने के लिए? स्टीफन गोसन को, चूंकि स्टीफन गोसन ने स्कूल ऑफ एब्यूज नाम का एक क्रिटिकल ऐसे लिखा था जिसमें उन्होंने पोएट को बहुत बुरा भला कहा था, उनको बहुत सम्मान नहीं दिए हुए थे, उसको लेकर के ये चीज कहा है। डी। उसके अलावा एक और आप देखते हैं कि एस्टोफिल एंड स्टेला इज अ कलेक्शन ऑफ सॉनेट रिटन बाय हिम। या इट्स अ कलेक्शन ऑफ सॉनेट, जिसमें 108 सॉनेट है, 11 सॉन्ग्स है, यह उनका कलेक्शन है। एस्टोफिल खुद उनका नाम, स्टेला उनकी बिलव्ड का नाम है। हिज बिलव्ड वाज लाउरा, उनकी बिलव्ड का नाम लाउरा था, यह गलत है। हिज बिलव्ड वाज लाउरा, नो। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, ये जो है आपका कौन सा गलत है? जी गलत है। कई ऑप्शन है लेकिन आपको एक जगह सर फिलिप सिडनी से रिलेटेड सारी बातें मिल गई है। उनकी बिलव्ड का नाम लाउरा नहीं था, बल्कि उनकी बिलव्ड का क्या नाम था? एलिजाबेथ, सॉरी, पेनिलोप डेवरेक्स, या आप कह सकते हैं स्टेला। उनकी बिलव्ड का क्या नाम था? पेनिलोप डेवरेक्स या स्टेला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रांसिस बेकन। अब यहाँ से आप ऐसे साइड में, अभी तक आपने कौन सी चीज लिया हुआ था? पोइट्री लिया हुआ था, और अब आप कहाँ पे चल रहे हैं? अब आप जो है प्रोज में चल रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये पूरा क्वीन एलिजाबेथ के समय के जो भी राइटर है, सर फिलिप सिडनी थे, उनके बारे में बात हो गई, एडमंड स्पेंसर के बारे में बात हो गई है, सर थॉमस यार्ड, हेनरी होवर्ड अल्लाह सरे के बारे में बात हो गई, सोनेट को लेकर, लिरिक को लेकर के, जितना भी आपने किया बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पोइट्री से रिलेटेड, और पूरा एलिजाबेथन एज का हिस्ट्री की भी चीजों को कवर किया गया। चौसर के बारे में बात हो गई, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले के बारे में, मोरलिटी प्ले के बारे में, इंटरल्यूड के बारे में बात हो गई है, रिनेशा को लेकर के बात हो गई है। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से जो हिस्ट्री है, जो फॉर्म्स है, उसको हमने 100 क्वेश्चंस में सजोया है। ऐसे ही अभी 2 शीट मैंने और 100 की तैयार की, वो भी मैं डिस्कस करूंगा जल्दी। तो 78 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रांसिस बेकन। ही इज नोन फादर ऑफ इंग्लिश एसे। ध्यान में रखिएगा, फादर ऑफ इंग्लिश एसे, ये सही है, ना कि फादर ऑफ एसे। फादर ऑफ एसे मॉन्टेन को कहा जाता है, जो फ्रेंच एसेइस्ट थे। ही इज नोन फादर ऑफ इंग्लिश एसे, बिल्कुल सही है। बेकन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच एसेइस्ट मॉन्टेन, फादर ऑफ एसे, ये भी सही है। बेकन प्रभावित थे किससे? फ्रेंच एसेइस्ट मॉन्टेन से, जो फादर ऑफ एसे है। या ही कॉल्ड हिज एसेज डिस्पर्स मेडिटेशन। किसने अपने एसे को पुकारा है? बेकन ने। बेकन ने अपने एसे को डिस्पर्स मेडिटेशन कहा। डिस्पर्स मेडिटेशन क्या होता है? स्कैटर्ड व्यूज, ऐसी चीजें जो यहाँ वहां बिखरी हो, स्कैटर्ड व्यूज को। ही रोड 58 एसेज, उन्होंने 58 एसेज लिखा, जो 1597, 1612, 1625 में पब्लिश हुआ, बिल्कुल सही है। 1597 में 10 एसे पब्लिश होता है, 1612 में 38 एसे पब्लिश होता है, 1625 में 10 पब्लिश होता है। तो 10, 30, 10, 38, 10। हिज रिमार्केबल वर्क्स आर, उनके जो रिमार्केबल वर्क्स हैं क्या है? एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, नोवम आर्गेनम एंड द न्यू अटलांटिस। यस, ये सब पूछे जा चुके हैं। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग किसका है? नोवम आर्गेनम किसका है? द न्यू एटलांटिस। और जो द न्यू एटलांटिस है, यहाँ से एक और क्वेश्चन आ चुका है। द न्यू एटलांटिस में कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया है। यूटोपिया एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है प्लेस लाइक हेवन, जहां दुख या गम नाम की चीज ना हो। उसके बाद आप देखेंगे कि ही रोट इन एफोरिस्टिक स्टाइल, बिल्कुल सही है। उनके जो एसे है एफोरिस्टिक स्टाइल में है, उन्होंने लैटिन कोटेशंस का यूज किया है, बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकल विजडम इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज एसे, या ये भी सही है। ही रोट अबाउट हिज रिलेटिव इन हिज एसेज, ये गलत है। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने कॉमन टॉपिक लिखा है। कॉमन टॉपिक को लेके बात की गई। अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने बारे में चार्ल्स लैम्ब लिखते हैं। कौन लिखते हैं? चार्ल्स लैम्ब। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं, फादर ऑफ एसे मॉन्टेन जो फ्रेंच एसेइस्ट है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन कैसे एसेइस्ट थे? फॉर्मल या इम्पर्सनल एसेइस्ट थे। फॉर्मल एसे को आर्टिकल भी कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं,
कि जो बेकन है उन्होंने रिश्तेदारों के बारे में, अपने बारे में नहीं लिखा, कॉमन आदमी के बारे में उन्होंने लिखा। तो ऑप्शन आई जो है यहाँ पे इसके अनुसार ये गलत है। इस तरह की टेक्निक जो है कौन यूज करता है, या कौन इसको जो है, चार्ल्स लैम्ब इस अपने बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में लिखते हैं, और वो पर्सनल एसेइस्ट या इनफॉर्मल एसेइस्ट की कैटेगरी में आते हैं। उनको जो है प्रिंस एमंग एसेइस्ट ह्यूज वॉकर ने कहा है। तो इन दिस वे आई विल टेक two more questions. Who called Bacon the wisest, the brightest, and the meanest of mankind? It was said by Alexander Pope. कई बार पूछा जा चुका है कि who called Bacon the wisest, the brightest, and the meanest of mankind? Alexander Pope ने ये कहा है। नेक्स्ट है a short, pithy and indirect way of saying is known. यह क्या है? एपीग्राम का डिफिनीशन है। एपीग्राम का डिफिनीशन है, और एपीग्राम का डिफिनीशन क्या है? अ शॉर्ट पिथी। मैंने जो निशान लगाया 79 का अलेक्जेंडर पोप पर लगाया, आप जॉन मिल्टन पे ना चले जाइएगा। और अ शॉर्ट पिथी एंड इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग इज नोन एज एपीग्राम, या उसका है revenge is a kind of wild justice has been taken from of revenge. of revenge नाम का ऐसे से लिया गया कि revenge is a kind of wild justice। यह किससे लिया गया है? यह आपका ऑफ रिवेंज से लिया गया है। और यहीं पर आपको ये एक बात और बता दे कि उनका जो है एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, स्टडीज फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये बात जो है उन्होंने ऑफ स्टडीज में कहा है। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि वह जो है इन सब चीजों का अपना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है, जो कि उसमें रहा, तो या उसको हमें समझने की कोशिश करना है। एंड इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जितना भी चीजें रही, ये सब चीजें रही हैं। क्वेश्चन नंबर 82 से मैं लूंगा, बट नॉट दिस टाइम। मैं आपको फिर से थोड़ा सा कष्ट दूंगा, आपको 9 बजे या 9:30 पर मैं आपको मैसेज कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली 9 बजे मैं आपसे मुखातिब होऊंगा, तो मैं आपको मैं यहीं पर इसको एंड करता हूँ। ठीक है सर 79 एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 79, हु कॉल्ड बेकन द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड? अलेक्जेंडर पोप। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हमको टेस्ट सीरीज में सर ऐड कर दीजिए सर, उसको भेज भी दीजिए सर।